जय हिंद। आज हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है। क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है। आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसको समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक को समझना होगा, जैसे रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है। ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जब आपको समझ में आ जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम भौतिक परिवर्तन को समझेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो वैसा परिवर्तन जो अस्थायी रूप से होता है। अस्थायी यानी परमानेंट होता है। वैसा परिवर्तन जो अस्थायी रूप से होता है तथा पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, उसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। अस्थायी एकदम बिल्कुल अस्थायी हो जाता है, वही रूप में रहेगा। जैसे दूध से दही बन जाता है, तो दूध से दही बन जाता है, तो वो दही अस्थायी रूप से बन जाता है। दूध से दही, जब दूध से दही बन जाता है तो वो अस्थायी रूप से बन जाता है। अब दही से हम दूध को लाना चाहेंगे तो वो हो पाएगा, पुनः निर्माण नहीं होता है, उसका पुनः निर्माण नहीं होगा, यानी फिर से उसका निर्माण नहीं होगा। तो रासायनिक परिवर्तन के परिवर्तन क्या है, सबसे पहले समझते हैं परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन यानी चेंजिंग, उसमें बदलाव। परिवर्तन यानी चेंजिंग, उसमें बदलाव। उसमें क्या क्या बदलाव आया, ये बदलाव आया, वो बदलाव आया। तो ये होता है परिवर्तन यानी बदलाव, यानी चेंजिंग। उसमें क्या क्या चेंजिंग, तो चेंजिंग दो प्रकार का होता है, एक केमिकल चेंजिंग, एक फिजिकल चेंजिंग। तो रासायनिक परिवर्तन पहला और दूसरा है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन तो वो ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी रूप से होता है, यानी परमानेंट वही रहेगा। यानी दूध से जब दही बन गया, तो दही से अब हम दूध को नहीं ला सकते हैं, दही से हम दूध को नहीं बना सकते हैं। दूध से जब दही बन गया तो वो परमानेंट के लिए बन, सदा के लिए ही बन गया दूध से दही। अब उसको हम कितो चाहेंगे तब भी हम दूध से दही से दूध नहीं बना पाएंगे। दूध से दही बना दिए, उसके बाद उसका चेंजिंग हम नहीं कर सकते, यानी दूध दही से दूध नहीं बना सकते। तो वैसा परिवर्तन लिखिएगा, वैसा परिवर्तन जो अस्थायी रूप से होता है तथा पुनः निर्माण उसका नहीं होता है। जब हम दही से दूध से दही बनाते हैं, दही से हमको दूध नहीं मिल पाएगा। अब कोयले का जलना, अब कोयले का जलना है तो अब जब कोयला जल गया तो क्या बचेगा, राख बचेगा। अब राख से हम कोयले का निर्माण कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। राख से हम कोयले का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कागज का जलना, अब हम एक कागज लेते हैं, उसको जला देते हैं। जैसे मान लीजिए यही लेते हैं, इसको हम जला देते हैं, तो जो राख बचेगा उससे हम इसका निर्माण कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जब पदार्थ जल गया और उसका राख बचा तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अब राख से हम लकड़ी या फिर कुछ भी पदार्थ को हम नहीं निर्माण कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, आप यहाँ मत फंसिएगा, यहाँ आप जाके फंसिएगा कि मोमबत्ती का जलना, इस क्वेश्चन पूछता है। बिहार बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन। तो सबसे पहले मोमबत्ती का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का पिघलना हो गया भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि मोमबत्ती का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना हो गया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हम क्या है, तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो अस्थायी रूप से होता है, अस्थायी रूप से होता था तथा पुनः निर्माण किया जा सकता है। जिसे हम मोमबत्ती का पिघलना, तो हम मोमबत्ती को जब मोम पिघल जाता है उसके बाद तो मोमबत्ती का हम निर्माण कर सकते हैं। बर्फ का जमना, अब जब पानी का जमना, हाँ, ये तो ठीक, पिघलना, पानी का जमना यानी बर्फ के रूप में उसका आंसर। तो पानी का जमना, अब यहाँ आप जाकर पूछिएगा पानी का जमना, अब जब पानी तो द्रव रूप में था, अब पानी का जमना जब जम गया तो वो हो जाएगा ठोस रूप। जम गया तो क्या हो जाएगा, बर्फ क्या हो जाएगा, तो ठोस रूप। अब बर्फ से हम पानी पुनः उसका पानी हम ला सकते हैं, क्योंकि बर्फ को जब हम ताप देंगे तो वो पिघल कर पानी में आ जाता है। तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन जो पुनः उसका निर्माण किया जा सकता है, यानी एक बार होने पुनः उपयोग के बाद पुनः उसका निर्माण किया जा सकता है। अब दूसरा है पानी का वाष्प बनना। पानी जब का वाष्प बनना है, पानी को जब हम ताप देते हैं, अत्यधिक ताप देते हैं, तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब वाष्प से हम पानी को निर्माण कर सकते हैं, वाष्प को पानी से निर्माण कर सकते हैं। अब क्लास 9th में पढ़े होंगे
संघनन प्रक्रिया, तो वैसा प्रक्रिया जो वाष्प से हम पानी का निर्माण, जिससे हम वाष्प को पानी में लाते हैं, यानी वाष्प को पानी में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संघनन। तो संघनन प्रक्रिया क्या हो जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। किसका परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन। अब है पानी का जमना, पानी का पिघलना, ये हो जाएगा पानी का जमना, और बर्फ का पिघलना, ये सब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन तो वैसा परिवर्तन जिसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, एक बार हो गया तो वो हो गया, परमानेंट के लिए, सदा के लिए होगा, जीवन में अब उसका कुछ नहीं, मतलब उसको पुनः निर्माण नहीं किया कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन तो वैसा परिवर्तन जो अस्थायी रूप से होता है, यानी उसका निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे पानी को हम जब चीनी को मतलब घोलते हैं तो बन जाता है शरबत। अब शरबत से हम पानी और चीनी को अलग कर सकते हैं, शरबत को पानी और चीनी में अलग कर सकते हैं, और जब हम उसको में ताप देंगे तो वाष्प में बनेगा, तो वाष्प को हम पानी में परिवर्तित कर देंगे, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा चीनी के रूप में बच जाता है, बड़ा बड़ा ढेला बच जाता है, वही होता है चाशनी उसको कहते हैं, तो वही बच जाता है। तो हम अलग कर दिए, शरबत से हम अलग कर दिए, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि वैसा परिवर्तन जो अस्थायी रूप से होता है, यानी उसको हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते। तो लिखेंगे इसमें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, आपस में मिलकर, मान लीजिए ये कुछ और पदार्थ है, ये कुछ और पदार्थ, ये दोनों आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण जो करता है, ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ, जब दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का जो निर्माण करता है, उसे को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि जल, अब जल क्या क्या चीज से बना, तो H और प्लस O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन के कितने अणु, तो एक अणु, और ऑक्सीजन के कितने अणु, तो दो अणु से मिलकर बना क्या, तो H2, यानी जल बना है। अब मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर बन गया जल यानी पानी बन गया। हाइड्रोजन गैस है, इधर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन गैस है, क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस है, और पानी क्या है, तो पानी द्रव है, पानी क्या है, तो पानी द्रव है। तो वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक, यानी H और O2 प्लस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों जब अभिक्रिया करते हैं, मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है, दोनों जब मिल गया तो क्या बना, तो पानी बना। अब पानी बना तो पानी क्या कर रहा है कि एक से अधिक एकल या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी इसका गुण क्या था, तो हाइड्रोजन क्या था, तो एक गैस था, ऑक्सीजन क्या था, तो एक गैस था। अब जो बना क्या बना, तो जल बना, क्या बना, तो जल यहाँ बना, जल बना H, जल का सूत्र क्या आता है, तो H2O, जल यहाँ बना। जल किस रूप में, द्रव रूप में। तो हम क्या देख रहे हैं, एक से एक अधिक नए गुण वाले, यानी ये दोनों गैस था, लेकिन इससे जब अभिक्रिया करवाए तो हमारा क्या बन गया, द्रव बन गया। ये दोनों पहले गैस था, यानी इसका अवयवी गुण कुछ अलग है, और क्लास 9th में आप पढ़े होंगे यौगिक के बारे में कि उसके अवयवी गुण उससे भिन्न होते हैं। यानी गैस प्लस गैस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर, मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर क्या बना, तो जल बने। जल किस रूप में, तो द्रव रूप में। ये किस रूप में था, तो गैस के रूप में, यानी नए गुण वाले पदार्थ, यानी इसका गुण कुछ अलग था, इसका गुण कुछ अलग है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हम एक गिलास पानी लेते हैं, अब उसमें से हम कहेंगे कि H को अलग कीजिए और O2 को अलग कीजिए, हो पाएगा, संभव नहीं है। क्योंकि ये रासायनिक है, रासायनिक तो हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते। मान लीजिए ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना, तो जल को हम फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो गया। क्यों, रासायनिक अभिक्रिया है ये, तो रासायनिक मतलब उससे हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते, यानी पानी से हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इसका गुण कुछ अलग था, यानी हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों मिलकर क्या बना, तो दोनों मिलकर बन गया जल। तो जल किस रूप में रहता है, तो द्रव रूप में। तो यानी इसका गुण कुछ अलग, ये गैस रूप में था, ये आ गया द्रव रूप में। अब C प्लस O2 बनेगा CO2, C प्लस O2 बनेगा क्या, तो CO2
कार्बन डाइऑक्साइड। अब C+O2, कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो बनाएगा CO2। यही जब ऑक्सीजन अलग रहता है तो हमारे लिए जीवनदायक ऑक्सीजन यानी रहता है जीवनदायक। अगर जो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, यानी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन यही ऑक्सीजन जब C से यानी कार्बन से अभिक्रिया कर लेता है तो उसी के वजह से हम जीवित नहीं रह पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को दम घोटक गैस भी कहा जाता है, दम घोटक गैस भी। लेकिन देखिए तो इसका कुछ अलग गुण था, इसका कुछ अलग गुण है। यानी यहाँ ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायक और यहाँ ऑक्सीजन हमारे लिए दम घोटक है। क्यों? क्योंकि ये C से अभिक्रिया कर लिया। अब C से अभिक्रिया करने के बाद ये CO2 बन गया। CO2 क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कह सकते हैं? उसको दम घोटक गैस भी उसको हम कहते हैं। अब Fe+CO4 यानी Fe को हम लोहा कहते हैं। अब संकेतों को याद कर लीजिएगा, जो पेरियोडिक टेबल में रहता है उसको याद। Fe+CuSO4, Fe को हम कहते हैं आयरन प्लस CuSO4 से बन गया FeSO4+Cu। तो दो या दो से अधिक, यहाँ देखिए दो या दो से अधिक भी हो सकता है, यहाँ दो है तो दो से अधिक भी हो सकता है कि Fe+CuSO4। Fe को हम कहते हैं आयरन यानी लोहा, CuSO4 को कॉपर सल्फेट को हम नीला तथा भी कहते हैं। अब कॉपर सल्फेट में क्या होता है ये आगे हम पढ़ाएंगे कि कैसे Fe+CuSO4 मिलकर FeSO4+CO बनता है। ये CO भी स्थापित हो जाता है। अब H+Cl2, H गैस है, Cl और क्लोरीन भी गैस है, लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो अम्ल बन जाता है। अब अम्ल क्या है? अम्ल को हम इसके आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका गुण कुछ अलग, इसका गुण कुछ अलग, यानी ये गैस के रूप में था, ये अम्ल के रूप में आ जाएगा, यानी पदार्थ के रूप में वो आ जाएगा, ठोस पदार्थ के रूप में। अब उसका गुण जो रहेगा अम्ल का गुण वो खट्टा रहता है। तो यानी इसका गुण कुछ अलग, इसका गुण कुछ अलग। तो परिभाषा क्या कर रहा था कि जब दो या दो से अधिक भी हो सकता है आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ, यानी जब H गैस और O2 दोनों मिल गया तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण क्या हुआ? तो H2O को हम क्या कहते हैं? तो जल। अब जल से हम चाहेंगे कि H2 को और H को और O2 को अलग करें, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है ना ही नष्ट होता है। द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। तो ये क्या है? तो द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है ना ही नष्ट होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। तो यानी H2O से जब हम बना लिए, H+O2 से जब हम बना लिए H2O, अब इसका भार कुछ अलग था, इसका भार कुछ अलग था, इसका भार कुछ अलग था। तो यानी इस मान लीजिए ये 2 ग्राम था तो प्लस ये 2 ग्राम हो जाए तो ये 4 ग्राम हो जाएगा। तो क्या हुआ कि यानी ये 2 + 2 4 ग्राम हुआ, इधर भी 4 ग्राम हुआ। तो क्या कर रहा है कि द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है। यानी हम दो के मान लीजिए 2 ग्राम H2H लिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस, और 2 ग्राम ऑक्सीजन गैस लिए, तो बना क्या है? तो दोनों मिलकर हो जाए 4 ग्राम। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 ग्राम हो जाएगा। बस 2 ग्राम है तो 2 ही ग्राम रहेगा, 3 2 5 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ रहेगा, जब भी रहेगा तो 2 ग्राम और 2 ग्राम मिलकर क्या बनाया? तो 4 ग्राम। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 ग्राम हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार वही, जब मान लीजिए कि इतना बड़ा हम लकड़ी लिए, किसी लकड़ी को लिए, अब इस लकड़ी को जब हम जलाएं तो मान लीजिए ये लकड़ी का ग्राम था 5 ग्राम, 5 ग्राम था इस लकड़ी का द्रव्यमान। अब 5 ग्राम मान लीजिए इस लकड़ी का द्रव्यमान कितना ग्राम था? तो 5 ग्राम। अब इस लकड़ी को हम जला दिए, तो अब जो राख बचेगा उसका द्रव्यमान भी 5 ग्राम होगा। यानी द्रव्यमान का ना ही निर्माण हुआ ना ही नष्ट हुआ, तो 5 ग्राम होगा। कैसे होगा? तो ये तो संभव नहीं है कि 5 ग्राम होगा। अगर जो हम 50 किलोग्राम का हम लकड़ी लेते हैं, 50 किलोग्राम यानी बहुत बड़ा लकड़ी लेते हैं, अब जो उसको जला दिए तो राख बचेगा, इतना सा राख बचेगा, तो उसका भी
द्रव्यमान 50 किलोग्राम होगा। अब कैसे होगा? अब 50 किलोग्राम कैसे होगा? तो क्या तो राख बचेगा और क्या बचे, राख बनेगा और क्या बनेगा? तो गैस, जितना भी गैस निकला उसमें से, जितना भी गैस, सबको हम जोड़ देंगे, राख को हम जोड़ेंगे और जितना गैस उसमें निकला दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को हम जोड़ देंगे तब हमारा निकल जाएगा 50 ग्राम। ये सही। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार यही कहता है कि द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है। 50 kg है तो जलने के बाद भी 50 kg ही रहेगा, 60 kg या 40 kg नहीं हो जाएगा, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होगा। 50 kg है तो 50 kg ही रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के बाद। तो क्यों? तो अब जो राख बचा, इसको जलाने पर जो राख बचा उसको, और जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला या जो भी गैस निकला, उसको जब हम जोड़ देते हैं, दोनों तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा 50 किलोग्राम आ जाएगा। अब बोलिएगा गैस को हम कैसे जोड़ेंगे? गैस तो गैस रूप में, उसको हम कैसे ग्राम में मानेंगे? तो गैस को जब हम ग्राम में नहीं मानते हैं तो हमारा गैस सिलेंडर में जो उपयोग होता है वो गैस ही ना रहता है। उसको भले ही द्रवित द्रव के रूप में लाया जाता है, उसको संपीड़ित करके द्रव के रूप में लाया जाता है। तो इसी को हम मान लीजिए संपीड़ित करके द्रव में रूप में हम ले आए, द्रव रूप में हम लाए। इसका मान लीजिए हमारा 1 किलोग्राम था, इसको जब हम संपीड़ित करके लाए तो ये हो जाएगा 49 किलोग्राम। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? तो 50 किलोग्राम हो जाएगा। तो यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होगा, यानी द्रव्यमान उतना ही उतना रहेगा, ज्यादा और अधिक नहीं होगा। द्रव्यमान का ना ही निर्माण होगा, ना ही नष्ट होगा, यानी 50 kg है तो 50 kg ही रहेगा, 60 kg नहीं होगा और उतना ही रहेगा 50 kg है तो। अब हम समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या है। ये दो छूट गया था, तो हम समझ लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, मान लीजिए ये H और O2 था, तो अभिक्रिया को किसके दोनों के बीच हो रहा है? इसके और इसके दोनों के बीच। तो अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है? एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, यानी इस पदार्थ को हम कहेंगे, वास्तविक रूप में इस पदार्थ का नाम तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन तो अभिकारक क्या है? तो अब समझते हैं हम अभिकारक क्या है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों जब ये वास्तविक रूप में तो इसका नाम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम? अभिकारक। तो जिसे हम समझते हैं कि H प्लस O2 से क्या बन गया हमारा? H2O। तो जब अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है कि इसको कहेंगे अभिकारक। अभिकारक अभिकारक और इसको कहेंगे हम उत्पाद, यानी प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। तो अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग रहे हैं? एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? अभिकारक। ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब बना क्या है? ये दोनों मिलकर बना क्या? तो H2O। तो H2O क्या हो जाएगा? उत्पाद, यानी बना जो भी पदार्थ बनेगा वो उत्पाद हो जाएगा। और जिससे मिलकर बनेगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा? तो अभिकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो H प्लस O2 के H को हम कहेंगे अभिकारक और O2 का कहेंगे हम अभिकारक। दोनों जब मिल गए तो बना क्या? तो H2O। तो H2O को हम क्या कहेंगे? उत्पाद या प्रतिफल। तो उत्पाद क्या है? तो प्रतिफल क्या? अब हम समझते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अब बना क्या पदार्थ? तो H2O को हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो H2O को हम क्या कहेंगे? उत्पाद। किससे मिलकर बना? तो H और प्लस O2 को। H को क्या कहेंगे? तो हाइड्रोजन गैस को कहेंगे हम अभिकारक और ऑक्सीजन गैस को कहेंगे अभिकारक। दोनों मिलकर क्या बना? तो H2O। तो H2O को हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ क्या बना? पदार्थ बना तो जल बना। तो जल को हम क्या कहेंगे? उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों में अंतर है।
रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण वैसा वैसा किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और प्रतिफलों को, यानी अभिकारक जो बना और प्रतिफल जो बना उसको संकेतों द्वारा और सूत्रों द्वारा लिखना, यानी उसको शॉर्ट तरीके से लिखना। जिसे हम लिए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? तो 2 अणु, तो इससे मिलकर क्या बन गया? तो जल। अब ये जो अथी लिखा हुआ है, ये वर्ड में अगर जो लिखा हुआ रहेगा तो हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन जब इसको हम संकेत यानी शॉर्ट तरीका से लिख देंगे तो शॉर्ट तरीका से यहाँ H को और यहाँ O2 को, जब क्या बन जाएगा? तो H2O। जब हम इसको शॉर्ट तरीका से लिख दिए तो शॉर्ट तरीका से लिखना को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, यानी उसको संकेत और सूत्रों द्वारा। संकेत यानी हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो H, और ऑक्सीजन का संकेत तो O2, और इसे बन गया क्या? तो H2O। जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O। संकेतों और सूत्रों द्वारा ही निरूपित करना है उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, यानी उसको शॉर्ट तरीके से लिखना। जैसे H प्लस Cl2 से बन गया HCl। तो H क्या है? तो इसको शॉर्ट तरीका से हम लिखें, यानी हाइड्रोजन, हम यहाँ हाइड्रोजन लिख देंगे और यहाँ क्लोरीन लिख देंगे, प्लस क्लोरीन से मिलकर क्या बना? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो इसको हम जब शॉर्ट तरीका से इस प्रकार हम लिखते हैं तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। उसको संकेतों और सूत्रों द्वारा ही निरूपित करना, यानी उसको संकेतों और सूत्रों द्वारा लिखना, शॉर्ट तरीका से लिखना, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है।